नमस्कार मित्रों, वेडर एकेडमी में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे अधिकारों की। हमने बात की थी राज्य की, हम राजनीति के जो अवधारणाएं हैं उसके बारे में बात कर रहे हैं। सबसे पहले राज्य की बात की, फिर हमने संप्रभुता की बात की, फिर हमने नागरिकता की बात की और आज हम उसके आगे अधिकारों की बात कर रहे हैं, क्योंकि नागरिक सबसे पहले अपने अधिकारों की चिंता करता है। तो अधिकार क्या होते हैं, ये जैसे दूसरी अवधारणाएं, राजनीतिक अवधारणाएं, उसी प्रकार से एक विवादास्पद है। यानी इस पे भी काफ़ी विवाद है कि अधिकार क्या होते हैं, कैसे आते हैं, किस प्रकार से उनको मान्यता मिलती है वगैरह। लेकिन हम कोशिश करेंगे कि जो सबसे महत्वपूर्ण जो बात अधिकारों के बारे में राजनीतिक विज्ञानी करते हैं उसको ध्यान में रखकर अधिकारों की चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले अधिकारों को परिभाषित कैसे किया जाए। अधिकारों को सामान्यतः या सभी राजनीतिक विज्ञानी मानते हैं कि ये वो अहर्ताएं हैं जिससे कोई क्रिया की जाए या न की जाए, विच मीन्स राइट्स आर एंटाइटलमेंट फॉर डूइंग समथिंग और फॉर नॉट डूइंग समथिंग। जो अभी परिभाषा है वो ये है कि जो अधिकार है वो अहर्ता है, दे आर एंटाइटलमेंट। अहर्ता का अर्थ क्या है कि व्यक्ति मनुष्य होने के नाते उसके पास कुछ कुछ अहर्ताएं हैं, कुछ उसके पास ये मान्यताएं हैं जिसके आधार पर वो कार्य करता है, उसमें अधिकार भी शामिल है। जैसे हमारे शरीर हमारा एंटाइटलमेंट है, उसी प्रकार से अधिकार भी हमारा एक एंटाइटलमेंट है हमारा, जिससे कि हम कुछ काम कर सके और कुछ न कर सके। न करने का भी अधिकार है, जैसे वोट देने का अधिकार है हमारे पास, हम वोट देने जा सकते हैं, और वोट न देने का भी अधिकार है। कोई हमको फोर्स नहीं कर सकता कि हम जाके वोट दें। तो इस प्रकार से ये एंटाइटलमेंट है, अहर्ताएं हैं जो प्राप्त हुई है हमको। अब ये प्राप्त कैसे हुई है, इसके बहुत से सिद्धांत हैं जिसको हम बाद में बातचीत करेंगे इस पर। लेकिन आज सबसे पहले ये समझना है कि अधिकारों का अर्थ है अहर्ताएं, और इन अहर्ताओं को द्वारा कार्य किया भी जा सकता है और कार्य न भी किया जा सकता है। अब अधिकारों को किस तरह से देखते हैं, ये भी उसकी श्रेणियां क्या है, उसकी जैसे क्लासिफिकेशन अगर हम करें तो उसके क्या क्या क्लासेस हैं। तो एक तो ये है कि अधिकार किसके पास है, इसके आधार पर अधिकारों की चर्चा होती है कि अधिकार नागरिकों के अधिकारों की बात कर रहे हैं, कि बच्चों के अधिकारों की बात कर रहे हैं, कि शासन के जो अधिकारी हैं उनके अधिकारों की बात कर रहे हैं। तो किस क्लास के अधिकारों की बात कर रहे हैं, मतलब राइट्स किसके पास है, उसके आधार पर हम अधिकारों की चर्चा करते हैं। इसी प्रकार से उन दूसरी बात जो इसकी श्रेणी मानी जाती है कि अधिकार अगर आपके पास है तो आप अधिकारों का क्या करोगे, उसके आधार पर भी अधिकारों की चर्चा की जाती है। यानी मेरे पास अधिकार, बोलने का अधिकार है, विचार करने का अधिकार है, स्वतंत्रता पूर्वक अपने विचारों को व्यक्त करने का अधिकार है, मेरे को लोगों से बातचीत करके या लोगों के साथ मिलजुल कर रहने का अधिकार है, असेंबल होने का अधिकार है, मैं कहीं पर कोई संगठन बनाने का अधिकार है। तो अधिकारों की चर्चा इस बात पर भी की जाती है कि अधिकार का उपयोग कैसे किया जा रहा है। तीसरी बात इन अधिकारों के बारे में वो ये है कि इन अधिकारों का आधार क्या है। यानी ये जो अधिकार है उसका आधार शक्ति भी हो सकता है, जैसा कि हॉब्स ने कहा था। इसका आधार कानून भी हो सकता है, जैसा कि जो बेंथम मिल वगैरह कहते हैं कि जब तक राज्य किसी की शक्ति को मान्यता न दे वो अधिकार नहीं बनते। तो अधिकार राज्य के द्वारा दिए जाते हैं, तो कानून भी उसका आधार हो सकता है, उसका आधार शक्ति भी हो सकता है, उसका आधार परंपराएं भी हो सकती है समाज की, जिसके आधार पर हमें अधिकार मिलते हैं। कई परंपराएं हर समाज में होती है जिसके आधार पर बिन जो कहीं लिखित भी नहीं होती, लेकिन माना जाता है कि वो अधिकार उनके पास होते हैं। जैसे कई परंपराएं, जैसे फॉर इंस्टेंस, जैसे पिता का ये अधिकार है कि वो बच्चे को सही रास्ता दिखाए, उसके पास ये राइट है, तो उसका ये नैतिक अधिकार है। तो नैतिकता भी आधार हो सकती है, परंपराएं भी आधार हो सकती है, शक्ति भी आधार हो सकती है, और कानून भी आधार हो सकते हैं। अब प्रश्न आता है कि ये कितने तरह के होते हैं या क्या विशेषताएं होती हैं इनकी। तो वैसे तो बहुत लंबी इसकी लिस्ट है कि कैसे इसको देखा जाए, लेकिन एक बहुत अच्छा जैसे कहते व्यवस्थीकरण एक अमेरिकन लीगल प्रोफेसर जो थे, लीगल फिलोसोफर, उन्होंने किया था। वो है होयफील्ड। और होयफील्ड जो है वो वेस्ले होयफील्ड, वो अमेरिकी कानून के ज्ञाता थे, और उन्होंने
इस अधिकारों का एक व्यवस्थित ढंग से उसका व्यवस्थीकरण किया है कि अधिकार किसके क्या विशेषताएं होती है, कितने तरह के होते हैं वगैरह। और अधिकतर आज के संदर्भ में हम बात करें तो आज अधिकतर जो राजनीतिक विचारक हैं अधिकारों की बात करते हैं वो इसको आधार मानकर करते हैं। हो फील्ड की जो क्लासिफिकेशन है उस वर्गीकरण को आधार माना जाता है। ये वर्गीकरण क्या है? उसने कहा कि 4 विशेषताएं होती है अधिकारों की, या 4 तरह के अधिकार होते हैं। पहला अधिकार जिसे वो कहता है वो है प्रिविलेजेस या विशेषाधिकार। दूसरा होता है क्लेम्स या जिसे हम कह सकते हैं मांगे। तीसरा जिसे वो कहता है कि वो है आपका शक्ति या पावर। और चौथा है प्रतिरक्षा या इम्यूनिटी। यानी क्या क्या है हम जिसकी बात कर रहे हैं? हम कर रहे हैं कि विशेषाधिकार, मांगे, शक्ति और प्रतिरक्षा, ये 4 विशेषताएं होती है, ये 4 तरह के अधिकार होते हैं। अब हम एक एक को देखते हैं इनका क्या अर्थ है। सबसे पहले हम लेते हैं विशेषाधिकार। विशेषाधिकार को परिभाषित किया गया है इस व्यवस्था के अंतर्गत कि ए हैज ए प्रिविलेज टू कमिट एन एक्शन इफ एंड ओनली इफ ए हैज नो ड्यूटी नॉट टू डू इट। अ के पास उस कार्य को करने का विशेषाधिकार है अगर और केवल अगर अ का ये कार्य कर्तव्य नहीं है कि वह यह कार्य न करे। अब इसका क्या अर्थ है? इसका अर्थ यह है कि जैसे हम समुद्र के किनारे टहल रहे हो और वहां पर एक सीपी मिले तो हम सीपी को उठा सकते हैं, ये हमारा अधिकार है। क्यों? क्योंकि ये हमारी कर्तव्य नहीं है कि हम उसको ना उठाएं। या जैसे हमारा घर है, हम घर में किस हम मान लो कहें कि हम एक अच्छे कोई कलर कराना चाहते हैं, हम कोई रंग कराना चाहते हैं अपने ड्राइंग रूम में, तो उसमें किस कलर को हम ड्राइंग रूम में कलर कराएंगे, ये हमारा अधिकार है। क्योंकि ये हमारा कर्तव्य नहीं है, ड्यूटी नहीं है कि हम ऐसा न कराएं। तो कर्तव्य विशेषाधिकार वो होता है जब उस कार्य को न करने का कोई कर्तव्य ना हो। ये सबसे पहला और सबसे प्रचलित जिसे कह सकते हैं एक गुण है या जो अधिकार है। अधिकतर इसी प्रकार के अधिकार होते हैं जिनमें न करने का कोई कर्तव्य हमारा ना हो। बहुत से काम हम करते हैं जैसे वोट देने का अधिकार है हमारा। फिर हम बात करें राजनीतिक, तो वोट देने का अधिकार है क्योंकि वोट न देना हमारा कर्तव्य नहीं है। हम वोट देने का अधिकार का प्रयोग करें या ना करें दैट इज अ डिफरेंट थिंग, लेकिन वोट देने का अधिकार हमारा विशेषाधिकार है क्योंकि वोट न देना हमारा कर्तव्य नहीं है। दूसरी बात जिसकी हम बात करते हैं वो है क्लेम्स। क्लेम्स को कैसे परिभाषित किया जाता है? ए हैज ए क्लेम दैट बी डज इफ एंड ओनली इफ बी हैज ए ड्यूटी टू ए टू डू दैट। यह दावा कर सकता है कि वह कार्य करे केवल और केवल तभी जब ब का अ के प्रति यह कर्तव्य हो कि वह यह कार्य करे। इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ यह है कि जैसे उदाहरण लें हम कि एक कर्मचारी है, वो कर्मचारी नौकरी करता है। तो जब नौकरी करता है तो नौकरी करने से पहले उसको एक अनुबंध पत्र मिलता है जिसके आधार पर वो नौकरी करता है। उसको ये कार्य करने होंगे और उसके बदले में ये तनख्वाह दी जाएगी, हर महीने ये तनख्वाह दी जाएगी। तो जब महीना खत्म होता है तब उस कर्मचारी का अपनी तनख्वाह को मांगना उसका अधिकार है, ये उसका क्लेम है, दैट इज हिज राइट। क्यों है उसका क्लेम? क्योंकि जो परिभाषा मैंने आपको बताई इसके अनुसार अगर उसने पहले चूंकि अनुबंध किया है और उसमें ये शामिल है कि ऐसा इतना कार्य करने पर इतनी तनख्वाह मिलेगी, तो ये उसका अधिकार बन जाता है। अब ये जरूरी नहीं है, ये तो एक उदाहरण दिया मैंने जो कि कानूनी भी है, आप कोर्ट में चले जाओ ऐसा अगर ना करे तो, लेकिन नैतिक भी होता है आधार। कोई जरूरी नहीं है कि ये आधार जो अनुबंध किया कोई कागज पर ही अनुबंध किया जाए, नैतिक अधिकार भी होते हैं। जैसे फॉर इंस्टेंस हम ले बच्चों का, कि बच्चे जो होते हैं उनका ये नैतिक अधिकार है कि जो बड़े हैं वो उनके साथ अच्छा व्यवहार करें। जैसे गांव में या दूसरी जगह पर हम देखते हैं, कई जगह पर स्थितियां ऐसी आती है कि महिलाओं के साथ उचित व्यवहार नहीं होता है, तो महिलाओं का ये राइट है, ये क्लेम है उनका कि उनके साथ उचित व्यवहार किया जाए। कमजोर वर्ग का ये क्लेम है कि उनके साथ उचित व्यवहार किया जाए, ये उनका राइट है। हम ऐसा नहीं कर सकते कि हम किसी के साथ उचित व्यवहार कर रहे हैं जो दमित है, दमित वर्ग के साथ, तो हम कोई एहसान कर रहे हैं। नहीं, उनका अधिकार है कि हम उनके साथ उचित व्यवहार करें। क्यों है उनका अधिकार? क्योंकि ये जो दूसरी विशेषता है
क्लेम की उसके अनुसार है। उसकी वापस मैं बताना चाहूंगा कि वो है कि वो यह है कि अ यह दावा कर सकता है कि ब वह कार्य करे केवल और केवल तभी जब ब का अ के प्रति यह कर्तव्य हो कि वह कार्य करे। ये इस कारण से ये अधिकार दिया जाता है। तीसरी बात जो है वो है पावर या शक्ति की। इसको कैसे परिभाषित किया जाता है? अधिकार को शक्ति के रूप में परिभाषित करें तो कि ए हैज ए पावर इफ एंड ओनली इफ ए हैज द एबिलिटी टू ऑल्टर हर ओन और अनदर्स होइफिडियन प्रिविलेजेस। अ के पास शक्ति है अगर और केवल अगर अ के पास स्वयं की अथवा दूसरे के होफिल्डियन विशेषाधिकार को परिवर्तित कर सके। जैसे इसका अर्थ क्या है? जैसे उदाहरण लें हम कि जैसे आपको अधिकतर कॉलेज के टीचर्स हैं हमारे साथ, तो कॉलेज का प्रिंसिपल, मान लीजिए कोई टीचर 7 दिन की छुट्टी पर चला गया, उसका कार्य था, ड्यूटी थी वो अपने कक्षाएं लें, और वो 7 दिन की छुट्टी पर चला गया और बच्चों का बहुत प्रेशर है कि कक्षाएं होनी चाहिए, एग्जाम बिल्कुल नज़दीक है। तो प्रिंसिपल ये कर सकते, उसके पास ये राइट है, इस पावर के अंतर्गत उसके पास ये कैपेसिटी है, एबिलिटी है उसकी कि वह एक दूसरे टीचर को कहे कि 7 दिन तक आप इस क्लास को एंगेज कीजिए। अब ये क्लास ए क्लास के टीचर को बी क्लास को एंगेज करना उसका कर्तव्य नहीं है, लेकिन जो उसका बॉस है उसके पास ये अधिकार है, इस पावर है कि वह इनकी विशेष परिस्थितियों में वो कह सकता है कि बी की क्लास भी आप लीजिए। तो ये उसका राइट हो गया। लेकिन इसका अर्थ ये नहीं कि ये राइट नहीं है उसका कि वो गलत काम करने के लिए कहे, यानी कक्षाएं लेना तो उसका काम है टीचर का, इसलिए दूसरी कक्षा लेना वो कर सकता है। तो ये उसकी शक्ति है, और शक्ति के आधार पर, क्योंकि अगर वो टीचर मना करता है, वो शिक्षक मना करता है कि मैं ऐसा नहीं करूंगा, तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जा सकती है। तो इसलिए एक तरीका परिभाषित करने का अधिकारों का है, वो है उसकी शक्ति। और अंतिम है वो है प्रतिरक्षा, इम्यूनिटी। वो इस शक्ति का बिल्कुल विपरीत है। और वो कैसे परिभाषित होता है कि बी हैज एन इम्यूनिटी इफ एंड ओनली इफ ए लैक्स द एबिलिटी टू ऑल्टर बीज होइफिल्डियन प्रिविलेजेस। ब के पास प्रतिरक्षा है केवल और केवल अगर अ के पास यह क्षमता नहीं है कि वह ब के होइफिल्डियन विशेषाधिकार को परिवर्तित कर सके। जैसे मैंने अभी उदाहरण दिया था, उसका प्रतिरक्षा क्या है, यानी कर्मचारी कब मना कर सकता है राज्य को, अपने प्रिंसिपल को, टीचर कब मना कर सकता है? जब प्रिंसिपल ये कहे कि तुमको झाड़ू लगाना है, तो टीचर ये कह सकता है, शिक्षक कह सकता है कि ये मेरा काम नहीं, ये आपके पास राइट नहीं है, ये आपके पास पावर नहीं है कि आप मेरे को कानून के विरुद्ध, ये जो मेरे जिस कार्य के लिए मैं शिक्षक बना हूं उन कार्यों के अलावा कार्य करने के लिए आप कह सकते हो विशेष परिस्थिति में, लेकिन फोर्स नहीं कर सकते। आपके पास आई हैव एन इम्यूनिटी अगेंस्ट दिस, मैं मना कर सकता हूँ। ये इसका बड़ा राजनीतिक उदाहरण ले हम कि जैसे भारतीय संविधान सबको शक्तियाँ देता है, तो भारत की सरकार ये नहीं कह सकती कि कल से सारे न्यायालय बंद कर दिए जाएंगे। क्यों? क्योंकि ये संविधान के द्वारा जो स्ट्रक्चर है, उसका बेसिक स्ट्रक्चर उसकी बिल्कुल विपरीत है, तो ये अधिकार उसके पास नहीं है। तो न्यायालयों को ये इम्यूनिटी है कि वो सरकार के इस आदेश का पालन न करे, सरकार ऐसा आदेश नहीं दे सकती है। ऐसे बहुत से उदाहरण हम जान सकते हैं। तो इस प्रकार से ये 4 हम कह सकते हैं कि विशेषताएं जो होइफिल्ड ने बताई है, और जिसके आधार पर अधिकारों की चर्चा होती है कि अधिकार 4 तरह के होते हैं, जिसे हमने बताया, विशेषाधिकार, मांगे, शक्ति और प्रतिरक्षा। तो आज हम इतना देखते हैं, इसके आगे दूसरे वीडियो में देखेंगे। आपने बड़े ध्यान से इसको सुना, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।